हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के ध्वनि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यानी कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा ऑप्शन है द्रव में, तीसरा ऑप्शन है धातु में और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है आपका धातु में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन होता है, यानी कि ध्वनि की तरंग सबसे अधिक किस में होता है। पहला ऑप्शन है ठोस में, दूसरा ऑप्शन है द्रव में, तीसरा ऑप्शन है गैस में और चौथा ऑप्शन जो है हमारा निर्वात में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ध्वनि की तरंगों का सबसे तीव्र गमन जो होता है आपका ठोस में होता है, जिसके अनुसार हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे, ऑप्शन ए है निर्वात में चल सकती है, ऑप्शन दूसरा है केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ऑप्शन 3 है केवल गैसों में चल सकती है, ऑप्शन 4 है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ध्वनि तरंगे जो है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, जिसके अनुसार चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पानी में, दूसरा ऑप्शन है निर्वात में, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन जो है हमारा वायु है। तो दोस्तों इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा सही है। ठीक है, देखिए ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंग संचरण नहीं कर पाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। पहला ऑप्शन है ठोस में, दूसरा ऑप्शन है द्रव में, तीसरा ऑप्शन है गैस में और चौथा ऑप्शन जो है निर्वात में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका चौथा नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है, निर्वात में, चूँकि निर्वात में ध्वनि की तरंग जो है नहीं चल सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है, यानी कि कितना दूरी होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 165 फीट, दूसरा ऑप्शन है 165 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 16.5 फीट और चौथा ऑप्शन है 16.5 मीटर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही है, 16.5 मीटर। दोस्तों जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकेंड, कितना दोस्तों 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकेंड में स्रोत के पास वापस लौटे। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड या 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी 330 गुना 1/10 यानी कि 33 मीटर, कितना दोस्तों 33 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। ठीक है, पहला ऑप्शन है 10 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 17 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 24 मीटर और चौथा ऑप्शन है 30 मीटर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि। पहला ऑप्शन है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है,
तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है। फलतः चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परश्रव्य। परश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं दोस्तों बता दूं कि इसका ऑप्शन जो है हमारा पहला नंबर सही है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, देखिए परश्रव्य शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देता है। मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देता है। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का प्रास जो है 20, कितना दोस्तों, 20 से लेकर 20,000, कितना 20,000 तक, 20 से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को प्रश्रव्य कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहला ऑप्शन इसका है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, और तीसरा ऑप्शन है 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, और चौथा ऑप्शन है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोनोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है ईसीजी, तीसरा ऑप्शन है ईईजी, और चौथा ऑप्शन जो है हमारा एक्सरे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका पहला नंबर सोनोग्राफी सही है। ठीक है, देखिए सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सक निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह परश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें से गर्भावस्था में गर्भाशय शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति प्रमुख है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, दूसरा ऑप्शन है उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, चौथा ऑप्शन है वह पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो है आपका आंसर ऑप्शन चौथा नंबर सही है। ठीक है, देखिए चमगादड़ उड़ते समय परश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा की ओर का अनुमान लगा सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पराध्वनि की जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है हवा में प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है आँख के रोग, तीसरा ऑप्शन है ओजोन लेयर में बाधा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, देखिए जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पीछे के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं वे जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें सुपरसोनिक जेट का विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल तथा दबाव कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा खून में हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है पेशाब में शक्कर, तीसरा ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि और चौथा ऑप्शन है वायु में कण। तो दोस्तों इसका जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, वातावरण में ध्वनि, चूँकि डेसिबल से हम लोग ध्वनि को मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है लगभग 10 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है लगभग 30 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है 100 डेसिबल। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तब लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, लगभग 30 डेसिबल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। पहला ऑप्शन है 40 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 50 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 55 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है हमारा 60 डेसिबल। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो है आंसर आपका ए सही है, 40 डेसिबल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। पहला ऑप्शन है 45 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 50 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 125 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है 155 डेसिबल। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मनुष्यों की शोर की सह सीमा जो है आपका करीब 125 डेसिबल से कम होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? पहला ऑप्शन है 30 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 100 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 80 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है 120 डेसिबल। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो है आपका आंसर ऑप्शन तीसरा सही है, 80 डेसिबल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 90 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन 60 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन 120 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है हमारा 100 डेसिबल। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कितना 60 डेसिबल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड, दूसरा ऑप्शन एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है दृष्टिगोचर प्रकाश और चौथा ऑप्शन है रेडियो तरंग। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, रेडियो तरंग। इसका जो है तरंग लंबाई सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में अवरोही क्रम में इस प्रकार होता है, रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव आता है, उसके बाद अवरक्त किरणें आती है, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद पराबैंगनी किरण, उसके बाद एक्स किरण, फिर गामा किरण। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है।